नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका छोटा सा चैनल क्यूरियस हब में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद तो है क्या कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। तो रूढ़िवाद मानते थे कि जो पुरानी पारंपरिक चीज़ है जैसे भेदभाव, सामाजिक ऊंच नीच, चर्च, राजतंत्र जिसमें एक राजा का शासन, तो वैसी चीज़ बनाए रखना चाहिए। लेकिन फिर है क्या कि नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसे पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। क्या था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। फिर वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकते थे। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। तो है क्या कि जिन्होंने एक ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था को प्रतिनिधि यूरोप के, उसका प्रतिनिधि कौन कर रहा था? प्रतिनिधित्व यूरोप था। तो वो एक समझौते के लिए वियना में मिले और इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। यहाँ पर एक ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन राइज होता है कि जो वियना संधि हुआ था तो पहले तो किस देश ने मेजबानी की या उसका कौन सा देश प्रतिनिधित्व कर रहा था। फिर आता है कि जो देश प्रतिनिधित्व कर रहा था या मेजबानी कर रहा था तो उसके प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो चार्ल्स ड्यूक मेटरनिक। तो इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलाव को खत्म कर देना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बुर्बो वंश को हटाया गया था उन्हें क्या किया गया? फिर से सत्ता में लाया गया। और फिर क्या है कि फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिसे नेपोलियन के द्वारा जीता गया था या नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। क्या किया गया कि उसके सीमा पर कई छोटे छोटे राज्य स्थापित कर दिए गए जो कि फ्रांस कभी भी विस्तार ना कर सके भविष्य में। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित हुआ। जैसा कि मैंने फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़ा था कि जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं आपका यूरोप को, वैसा 18वीं शताब्दी के मध्य में नहीं था। तो फिर आता है कि उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित हुआ जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पिडमाउंट में जिनोवा जोड़ दिया गया। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया था। 39 राज्यों का जर्मन महासंघ हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे। फिर पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य
उन राजतंत्रों को की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवाद व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। तो है क्या कि ये सब जो स्थापित किया गया, छोटे छोटे राज्य स्थापित किए गए फ्रांस के सीमा पे, फिर है क्या कि कुछ हिस्सा दिया गया किसी एक देश को, किसी एक राष्ट्र को, तो है क्या कि ये क्यों किया गया। तो सबसे पहली बात है कि इसका मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। यह फिर से राजतंत्र लाना चाहते थे। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का भी लक्ष्य था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। 1815 में जो स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था क्या थी? निरंकुश थी, जिसकी सत्ता पे कोई रोक टोक नहीं हो, जिसकी सरकार, सीधी सी बात है, जिसकी सत्ता पे हम लोग कोई रोक टोक नहीं लगा सके, कोई अंकुश नहीं लगा सके, उसी सरकार को या उसी शासन व्यवस्था को क्या करते हैं? निरंकुश। फिर वो आलोचनाओं और असहमतियां बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। अब है क्या कि सभी लोग नहीं चाहते थे कि ऐसी निरंकुश सरकार रहे, तो उन्होंने क्या किया? एक आवाज़ उठाना स्टार्ट किया, शुरुआत किया, लेकिन उन्होंने उनकी आवाज़ को दबाने का यथासंभव प्रयास किया। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। तो है क्या कि सरकार ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य क्या था? अखबारों, किताबों और नाटकों और गीतों में व्यक्त, डायरेक्टली रूप से नहीं, ठीक। तो उसका एक अलग तरीका चुना गया जो था कि अखबारों में, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था। क्या था? प्रेस की आज़ादी। अब स्वाभाविक सी बात है कि निरंकुश सरकार है तो वहाँ तो प्रेस की आज़ादी होगी नहीं, क्योंकि अगर आप उसके खिलाफ कोई भी न्यूज़ छाप रहे हो तो वो जब निरंकुश ही है तो आप पे वो कोई भी प्रकार का क्या कर सकता है? निर्णय ले सकता है, आपकी प्रेस को बंद करवा देगा, कुछ भी कर सकता है। फिर है क्या, अगला टॉपिक आता है क्रांतिकारी। ठीक है, तो 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। तो है क्या कि 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय ने, दमन मतलब होता है शायद दबा देना, पता नहीं, दबा देना, अनेक उदारवादी राष्ट्रवादों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों ने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर गए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। तो उस समय के क्रांतिकारी होने का क्या मतलब था कि राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने में जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के लिए संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। अब है क्या कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना के आज़ादी के संघर्ष अनिवार्य मानते थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो नहीं जानते थे, मतलब चाहते थे कि वो आसानी से मिले, हमको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष अनिवार्य है। और ऐसे भी स्वाभाविक है कि आपको कोई भी चीज़ जिसको आप चाह रहे हो तो बिना संघर्ष किए हुए आपको नहीं ही मिलेगी। तो फिर है क्या कि ऐसा ही वह व्यक्ति था, इटली का क्रांतिकारी जियोसिपी मेत्सनी। उनका जन्म 1807 में जिनवा में हुआ था और
कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगोरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। 24 साल की ही उम्र में उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया और उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। ठीक है। मेत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। एक एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखी जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मेत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मेत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हराया। अब रूढ़िवादी, जैसा कि मैंने बताया कि आए थे तो वो राजतंत्र को सपोर्ट करते थे और राजतंत्र लाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने स्वप्न से मेत्सिनी ने क्या किया, रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रांतियों का युग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।